हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और काफ़ी दिनों से मैं प्रयास कर रहा था कि मैं अपनी किताबों का कलेक्शन शेयर करूं आपके साथ, जो कि मैंने अभी तक किताबें पढ़ ली हैं, बुक्स पढ़ ली हैं या अभी कुछ बाकी भी हैं। मैं बता रहा हूँ कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ ली हैं, किसमें क्या है, कौन किसको पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कौन सी किताब हम पढ़ना शुरू करें और कैसे पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि भाई किताबों में मन लगा, ये किसी भी किताब को पढ़ना, फिर उसका अर्थ समझना, उसकी पूरी भावनाओं को खुद से समझ करके एक खुद की अलग से मेंटलिटी बनाना, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। मेरी जो सबसे पहली किताब थी जो मैंने पढ़ी थी, मेरे जो फेवरेट राइटर है वो है मुंशी प्रेमचंद जी। तो सबसे पहली जो मैंने किताब पढ़ी थी वो थी एक गोदान। सबसे पहली किताब है मेरी जिसको मैंने पढ़ना शुरू किया था और मेरा मन नहीं लगता था, पढ़ता था, मैं रख देता था। फिर एक दिन मैंने डिसाइड कर लिया, लगभग 70 से 80 पेजेस बचे हुए थे, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि आज मैं इसको खत्म करके ही रहूँगा। मैंने सुबह उठा, मैं पढ़ना शुरू किया। मैंने लगभग 10-11 बजे तक मैंने पूरी किताब पढ़ ली थी। तो सबसे पहली बुक थी ये हमारी जो मैंने पढ़ी, गोदान। लगभग पढ़नी चाहिए सबको, क्योंकि इससे एक जो सोचने की शक्ति होती है या जो अलग अलग जो विचारधाराएं होती है, वो सारी चीजें एकदम, उसका पॉइंट ऑफ व्यू एकदम चेंज हो जाता है, बदल जाता है। पहली किताब है गोदान, है मुंशी प्रेमचंद की, मेरी फेवरेट किताब है। इसके बाद मैंने फिर दोबारा मैंने मंगवाई ये अम्बेडकर जी की जीवनी। बहुत सुना था इनके बारे में, बहुत मैं इनको सुनता था, पढ़ता था। और ये सही बात है कि भाई जिस प्रकार की पढ़ाई स्टडी इन्होंने की है, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जीवनी है, इसमें उनके बारे में बहुत ही डिटेल में लिखा गया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा गया है। बहुत अच्छी किताब, पढ़ना चाहिए लोगों को, इंस्पिरेशन मिलेगी इससे। दूसरी किताब जीवनी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शुभम गुप्ता जी ने लिखी। तीसरी किताब फिर मैंने मंगवाई ये लोक व्यवहार की कला। आज के जमाने में लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए, जिससे हम लोगों के दिलों में जगह बना सकें। क्योंकि मोस्टली लोगों का व्यवहार एकदम से चेंज होता चला जाता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग एप्रिशिएशन नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई बुरा कार्य करता है तो उसको, उसकी गलतियों का एहसास कराएंगे और उसको इतना मतलब प्रताड़ित कर देंगे कि वो, उसको ये लगने लगे कि ये शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। तो इससे ये समझना चाहिए कि हाँ, अगर जरूरत है, जहां कहां पर क्या जरूरत है, तो ये किताब बताती है। साइज में बहुत ही मतलब छोटे साइज की है, नॉर्मल बुक से काफी छोटी है, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। अगर इसको पढ़ करके इसको जिंदगी में, इसको केवल अगर आप पढ़ लेना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके व्यवहार में लगभग 70% बदलाव बहुत आराम से आ सकता है। बहुत ही शानदार। इसके बाद फिर मैंने मंगवाई थी टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही छोटी सी किताब है, डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने लिखी है। इसमें इसके टाइम मैनेजमेंट के लगभग 30 सिद्धांत दिए गए हैं कि किस तरीके से हम अपने समय की बचत कर सकते हैं और अपने समय को एक सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। क्योंकि दिन भर की उधेड़-बुन में ना व्यक्ति परेशान हो जाता है और वो ये समझ ही नहीं पाता है कि हम अपने समय को मैनेज कैसे करें। और किसी भी कार्य के लिए
उससे बोला जाए, सबसे पहला शब्द मोस्टली लोगों के दिमाग में होता है, जबान में होता है कि यार टाइम नहीं है मेरे पास। ये किताब बताती है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। ये भी बहुत ही शानदार किताब है। इसके बाद फिर मैंने ये मंगाई थी जेम्स एलन की एज अ मैन थिंक। मेरे पास ये 2 बुक्स मंगवाई थी मैंने, एक इंग्लिश में है और एक हिंदी में है। 2 बुक्स है मेरे पास, एक ये हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। मतलब इसमें ये लिखा गया कि एक इंसान किस तरह से सोच सकता है। मतलब लिखने वाले ने, इसके जो लेखक हैं जेम्स एलन है, उन्होंने मतलब लोगों की मेंटेलिटी को स्टडी करके इसमें कुछ ऐसे सिद्धांत लिखे हैं कि एक व्यक्ति किस तरह से सोच सकता है और किस प्रकार के व्यक्ति कितना सोच सकता है, कैसा सोच सकता है। ये भी बहुत ही शानदार किताब है, मुझे अच्छी लगी। ये तो इंग्लिश वाली तो मैंने इसलिए मंगा ली थी कि थोड़ा सा मुझमें इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट होगा। भाई सीखना तो कभी ख़त्म नहीं होता, कितना भी बढ़ लें, तो अच्छी बुक्स है। इसके बाद फिर मैंने और ये मैं बता दूँ आपको, ये मेरे पास गीता भी ये है, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी। इसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन लगभग इसके मैंने 150 पेजेस पढ़ लिए हैं। पेजेस बहुत सारे हैं। गांधी जी के जीवन पर है, उन्होंने खुद लिखी है। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये भी बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इसको पढ़ करके समझ में आता है कि गांधी जी मतलब कि जिनको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, या मैं बहुत सारे मेरे दोस्तों के साथ कभी मेरी बहस भी होती है, कई बार हुई भी है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि वो गांधी जी के बारे में बड़ा उल्टा सोचते, बड़ा गलत सोचते हैं। और उसी के लिए मैंने फिर सुना, तो मैंने ये बुक्स मंगवाई थी कि हाँ मैंने उनकी मूवीज भी देखी। तो मुझे लगा कि जितने वो कॉमन थे वो बाकी बहुत बहुत कॉमन थे, एकदम नॉर्मल आदमी थे, इंसान थे। उन्होंने एकदम सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम अपनी गलतियों को छिपाते हैं। हमेशा एक अच्छा, जो हमारी किसी भी घटना का अच्छा हिस्सा होता है वो हम दुनिया के समक्ष रखते हैं, और उसमें जो खामियां या जो गलतियां होती हैं उसको हम छिपा देते हैं। मगर गांधी जी ने के अंदर इतना साहस था कि उन्होंने अपनी एक एक गलती को बड़े ही विस्तार से लिखा है। बहुत मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो कितने बड़े हृदय के थे। एकदम नॉर्मल थे, बहुत साधारण थे। वो सब कुछ हुआ है उनकी जिंदगी में भी जो हमारी जिंदगी में होता है, लेकिन उनका उससे निकलने का तरीका क्या था, उनके सिद्धांत क्या थे, उनकी दृढ़ता कितनी थी, वो इसमें पढ़ने लायक है। एक ऐसे देश में रहे जहां पर अगर इंसान नॉन वेजिटेरियन हो तो कैसे सरवाइव कर सकता है, लेकिन वहां पर भी इन्होंने मांस मदिरा को ना खाकर एक शुद्ध शाकाहारी बने रहना बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी। फिलहाल मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरी शानदार, जितना पढ़ा मैंने बहुत अच्छी। इसके बाद फिर मैंने मेरे पास ये मोबाइल में अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। ये किताब आपको ये बताएगी कि आपको बोलना कैसे है। अगर मैं एक शिक्षक की बात करूं, कि मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूं, कि मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये कहेंगे ज्ञान बांटना अच्छा लगता है। वैसे नॉर्मल किसी को ज्ञान पसंद नहीं आता, लेकिन एज ए टीचर अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को सिखाना ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसमें बताया गया है कि भाई हम किस प्रकार के एक वक्ता हो सकते हैं।
बहुत बड़ी बात होती है कि एक स्टेज पर खड़े होना और लोगों को आकर्षित करना, या ये कहें कि लोगों को अपनी बातों से प्रभावित करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब मैं बता नहीं सकता, जिसने मंच का सामना किया है वो इस चीज को महसूस कर सकता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इसमें बताया गया है कि हमें कहाँ अपनी आवाज को बढ़ाना है, कहाँ थोड़ा सा लूज करना है, कहाँ कितना बोलना है, कैसे लोगों को प्रभावित करना है। बहुत सारी चीजें लिखी हैं और ये भी बहुत अच्छी किताब है, पढ़नी चाहिए लोगों, मतलब विद्यार्थियों को या जो बिगिनर्स हैं उनको अपने साथ में एक मुंशी प्रेमचंद का नोवेल रखना चाहिए, उपन्यास रखना चाहिए, और एक उनकी कहानियों की किताब रखनी चाहिए। प्रेम मंजूषा रख सकते हैं, इसमें से बहुत सारी कहानियां होती हैं। तो अगर किताब नहीं पढ़नी आ रही तो उनकी एक डेली एक स्टोरी पढ़ी जाए, और इसके बाद फिर जैसे ये अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, एज अ मैन थिंक है, इसके बाद ये टाइम मैनेजमेंट है और लोक व्यवहार की कला है। साथ साथ इनको भी पढ़ते रहना चाहिए, जिससे कि हम कुछ जिंदगी के लिए सीखते रहें और हम कुछ ऐसा भी पढ़ते रहें जिससे हमारा दिमाग भी सोचने में डेवलप हो सके। क्योंकि हम डायरेक्टली अगर इनको पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद हम उतना नहीं सोच पाएंगे जो मतलब इसको पढ़ने के लिए जरूरत है, जिस मेंटेलिटी की जरूरत है वो शायद नहीं सोच पाएंगे। सबसे पहले तो अगर ये पढ़ना चाहते हैं आप ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, और जो मैंने अभी रिसेंटली मैंने ऑर्डर की है, जी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसमें देखो मेरी पेंसिल भी डली हुई है, लगभग मैंने 68 पेज पे चल रहा हूँ मैं। ये है चाणक्य, ये भी कंटिन्यू पढ़नी चाहिए, लेकिन इसके साथ में जो मैं उपन्यास अभी फिलहाल पढ़ रहा हूँ, मैं भी एक इसके साथ में जो उपन्यास पढ़ रहा हूँ वो है ये गुनाहों का देवता। इसमें मेरी पेंसिल डली हुई है, इसका मैं लगभग 48 पेजेस मैंने पढ़ लिए। तो मैं मतलब एक उपन्यास पढ़ते रहने से क्या होता है कि हमारी थिंकिंग जो होती, सोचने की शक्ति होती है, वो भी बढ़ती है। हम सोचते हैं कि हाँ यार यहाँ कैसा होगा। देखो एक मूवी देखना एक अलग चीज है, लेकिन एक किताब पढ़ना एकदम डिफरेंट है। मूवी देखने में हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, सोचना नहीं पड़ता है, उसमें सारे दृश्य एकदम चलचित्र प्रकार के होते हैं, उसमें सब चलते हैं, हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, हम एंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमें पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ता है। अभी तो हम बैठे हैं, खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देख सकते हैं, लेकिन जब किताब पढ़ते हैं तो हमें फुल ऑफ कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है, नहीं तो ये समझ नहीं आती और फिर वो सेशन फिर बोरिंग हो जाता है। एक तो ये हो गई गुनाहों का देवता जो मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा हूँ। चाणक्य नीति भी मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसके बाद मैंने ये मंगवाई कि डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन। ये अब पढ़ने में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये यार बहुत ही मतलब डार्क साइकोलॉजी है, बहुत ही कुछ उल्टा सीधा लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें केवल ये लिखा गया है, अगर इसको अच्छे पर्पज से पढ़ा जाए तो सही समझ में आता है कि यार लोग आपको किस तरीके से यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, कि आपका फायदा उठा सकते हैं, और हमें उससे बचना चाहिए। ये भी अच्छी। इसके बाद मैं अभी इंदौर गया था, तो मैंने ये धन संपत्ति का मनोविज्ञान और एटॉमिक हैबिट्स, हालांकि मैंने ये तो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, ये तो मैंने पढ़ी भी है, लगभग 30-40 पेजेस पढ़े हैं इसके। एटॉमिक हैबिट्स मतलब इसमें ये पता चलता है कि छोटी छोटी आदतें, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से घड़ा खाली भी होता है। तो इसमें बताया था कि छोटी छोटी आदतें एक लंबे समय के अंतराल में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकती है।
एकदम डिफरेंट चीज, मतलब अलग लेवल की चीज है इसमें। हम सोचते हैं ना कि अरे यार छोटा सा बदलाव क्या होगा यार उससे, इस किताब को पढ़ने के बाद ये लगता है कि हाँ, छोटे छोटे बदलाव एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होते हैं। बड़ी चीज। इसके बाद मैं उस टाइम मैंने ज़्यादातर मोस्टली बुक्स पढ़ ली थी। मैं देख रहा था कि कुछ ऐसा पढ़ूं जो थोड़ा का एकदम मतलब डिफरेंट मेंटेलिटी का हो। तो मैंने ज्योतिबा फुले के बारे में सुना और इनकी गुलामगिरी नानी की किताब पढ़ी, जो अभी मैंने पिछले महीने ही मैंने पढ़ी। ये थोड़ी सी लोगों को बुरी लग सकती है, बुरी इसलिए लग सकती है कि इन्होंने ब्राह्मणों की बेहद बुरी तरीके से आलोचना की ज्योतिराव फुले ने। तो मतलब लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए, लोगों की फिलॉसफी पढ़नी चाहिए कि कौन किस तरीके का सोचा जा सकता है। और ऐसा नहीं, इनके जो फैक्ट्स हैं इसमें साइंटिफिकल फैक्ट्स, वो भी ये दर्शाते हैं कि हाँ, अगर एक ह्यूज मेंटेलिटी के साथ सोचा जाए तो कहीं ना कहीं इनको पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इनको इतनी थिंकिंग थी इनकी सोचने की, हाँ सही है, ये भी मैंने अभी रिसेंटली खत्म किया। मैला आंचल ये हिंदी लिटरेचर का हिस्सा है, हिस्सा तो इसमें ये गोदान भी है, और मैला आंचल ये हिस्सा है हिंदी लिटरेचर की, इसलिए मैंने ये मंगवाई थी। हालांकि मैंने इसको पूरा पढ़ा नहीं। ना पढ़ पाने का कारण ये है कि इसमें इसकी जो थोड़ी भाषा है एकदम थोड़ी सी, जो फणीश्वर नाथ रेणु जी जिन्होंने इसको लिखा है, आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद की दो कहानियां मिक्स हैं इसमें। बिहार के किसी गांव की छोटी सी कहानी है, तो पूरा इसलिए नहीं पढ़ पाया कि इसमें थोड़ी सी गांव की भाषा को डाला गया है, तो थोड़ी सी समझ में नहीं आती। मैंने अभी इसको इसलिए छोड़ रखा है कि थोड़ी सी मैं और किताबें पढ़ता हूँ, शायद उससे थोड़ा और दिमाग खुले, तो शायद ये मुझे अच्छे से समझ में आ सके। अभी मैंने रिसेंटली उस किताब के साथ ही मैंने इसको भी खत्म किया है, निर्मला। इन सारी बुक्स में जो सबसे ज्यादा जल्दी मैंने खत्म की है वो है ये निर्मला। लगभग एक हफ्ते में मैंने खत्म कर दिया। बहुत अच्छी कहानी है इसमें। ये उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का ही उपन्यास है। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो भी बिगिनर्स हैं, मैं इतना कहूँगा कि अगर आपको पढ़ना शुरू करना है, नोवेल पढ़नी है, कहानियां पढ़नी है, तो आप मुंशी प्रेमचंद जी की कोई भी एक कहानी पढ़िए, रोज पढ़िए, किताब ले लीजिए। लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही शानदार है, आप बोरिंग तो फील कर ही नहीं सकते। और एकदम सीक्वेंस से चीजें होती हैं, एकदम आपको बहुत ज्यादा मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। ये एक घर की कहानी है, वकील साहब होते हैं, उनकी शादी हो जाती है बहुत ही छोटी लड़की के साथ। वकील साहब के जो लड़के होते हैं वो उस लड़की की एज के होते हैं। पढ़ने में बहुत ही शानदार होती है। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा तो फिर पढ़ने का जो मजा है वो खत्म हो जाएगा। इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ज्ञान गंगा है, इसको तो मैंने पढ़ा नहीं है। सभी उसमें बताया गया है, सभी धर्मों के विषय में कुछ लिखा है, मैंने इसको पढ़ा। भगवद गीता है, इसको भी मैं पढ़ता हूँ। इसको मैंने लगभग आधा पढ़ लिया है, पढ़ता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। ये भी अच्छी, बहुत अच्छी। और ये श्री कृष्ण की लीला है, उनकी पूरी जीवन गाथा है श्री कृष्ण भगवान की। ये मेरे एक मित्र थे, उन्होंने हमें हार में दी थी, गिफ्ट में दी थी। लगभग पढ़ा नहीं है मैंने पूरा, लेकिन प्रयास रहता है कि मैं पढ़ूं। लेकिन मैं बस कलेक्शन दिखाना चाह रहा था। रखिए, यही कम पढ़ता हूँ मेरे पास। ये मैंने भारत का संविधान मंगाई थी। अब ये कुछ ऐसी किताबें हैं कि जिनको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, इनको
उसको समझ समझ करके भले ही थोड़ा पढ़ें, लेकिन पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे, ये खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। इतना सारा मेरा कलेक्शन है किताब, मैं आपको दिखा, ये कुछ किताबें हैं, कुछ ये किताबें हैं, ये मेरी अपनी किताबें हैं। मुझे अब कलेक्शन देख कर के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली, पढ़ता जा रहा हूँ और आगे भी ये पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी। पढ़ाई खत्म नहीं होगी, पढ़ाई खत्म करनी है। बनी रहिए आगे भी हमारे साथ, देखते रहिए हमें।